नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नमिता अनुराग। कहानियाँ सुनाती हूँ। ज़िंदगी के आसपास बिखरी कहीं न कहीं बातों को मैं नन्ही नन्ही कहानियों में पिरोती हूँ और आपको अपनी ही आवाज़ में सुनाती हूँ। आज एक ऐसी ही कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। शीर्षक है खाली जगह। आइए सुनते हैं। जून माह का आखिरी सप्ताह था। तपन भरी दोपहरियों के बाद अब मौसम थोड़ा थोड़ा सुहावना होने लगा था। गर्मियों की 1.5 महीने की छुट्टियों के बाद आज हम सब पहली बार मिल रहे थे। हम सब मतलब मैं, गुड़गांव के बच्चों के एक नामी स्कूल की प्रिंसिपल और मेरी टीचर्स। बच्चों के लिए तो स्कूल अगले सप्ताह से खुलने वाला था, पर टीचर्स को एक सप्ताह पहले ही बुला लिया गया था आने वाले सेशन की तैयारियों के लिए। इतने दिनों से सन्नाटे में सिमटा हुआ स्कूल रौनक से भर गया था, जैसे एक बार फिर से जान आ गई थी उसमें। रिसेप्शन, स्टाफ रूम, मेरा ऑफिस, हर तरफ जैसे एक खुशनुमा सी चहल पहल और ताजगी घुल गई थी। अधिकतर टीचर्स इन छुट्टियों में अपने मायके या ससुराल होकर आती हैं, सो सबके पास ढेर सारे किस्से थे सुनाने को। मैडम, ये नैनीताल की मिठाई खाइए। मैडम, ये स्पेशल अचार है, सिर्फ वहीं मिलता है। बाय द वे, किसी को चाहिए तो बताना, मैं मंगवा दूंगी। ओके मैडम, ये मैडम वो। अच्छा खासा शोर शराबा सा मचा था ऑडिटोरियम में। साल भर में बस यही ऐसा समय होता है जब टीचर्स हर तरह की टेंशन से फ्री होकर मस्ती में काम करती हैं। ना तो उन्हें क्लास में भागने की हड़बड़ी होती है और न ही सामने ऊंचे कॉपियों के बंडल रखे होते हैं। कई नई टीचर्स की भर्ती भी हुई थी। आंखों में ढेर सारा कौतूहल भरे, जैसे सब कुछ एक साथ ही मन मस्तिष्क में उतार लेना चाहती हूँ वे सब, कि दूसरी टीचर्स कैसी हैं, यहाँ का माहौल कैसा है, हमारा क्लासरूम किधर है, वगैरह वगैरह। थोड़ी देर तक मस्ती, चुहलबाजी और नई टीचर्स के इंट्रोडक्शन के बाद मैंने सबको अपनी अपनी क्लासेस में जाकर काम शुरू करने को कह दिया। खुद भी कुछ ज़रूरी फाइलें निपटाकर मैं चल पड़ी थी राउंड पर। राउंड के समय मैं ऊपर की मंजिलों की बड़ी क्लासेस से शुरू करते हुए नीचे के छोटे क्लासेस की तरफ आना अधिक पसंद करती हूँ। बड़े क्लासेस की टीचर्स अपने अपने क्लास में बैठी लेसन प्लान्स बनाने में तल्लीन थी कि किस विषय को बच्चों को किस तरह से समझाना है। कईयों को तो पता भी नहीं चला मेरे राउंड का। वैसे कोई टीचर अपने काम में इतनी तल्लीन हो कि उसे मेरे आने का आभास ही ना हो, यही मेरी नज़रों में उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग यूएसपी है। प्री प्राइमरी यानी नर्सरी और केजी की टीचर्स को अपनी क्लास के डिस्प्ले बोर्ड्स को सजाने में ही अधिक काम करना पड़ता है। माता पिता को छोड़कर रोते हुए आने वाले नन्हे मुन्नों के लिए कुछ तो अधिक आकर्षण होना चाहिए ना स्कूल में। वे सब अपने अपने क्लास को अधिक से अधिक रंगीन बनाने में, डिस्प्ले बोर्ड्स को जी भर कर आकर्षक बनाने में उत्साह से लगी हुई थी। मेरे ऑफिस के तुरंत बाद ही नई बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर ही प्री प्राइमरी क्लासेस बना दिए गए हैं। प्री प्राइमरी यानी नर्सरी केजी की टीचर्स को अपनी क्लास के डिस्प्ले बोर्ड सजाने में ही अधिक काम करना होता है। माता पिता को घर छोड़कर रोते हुए आने वाले नन्हे मुन्नों के लिए कुछ तो अधिक आकर्षण होना चाहिए स्कूल में। तो वे सब अपने अपनी क्लास को अधिक से अधिक रंगीन बनाने में, डिस्प्ले बोर्ड्स को जी भर कर आकर्षक बनाने में उत्साह से लगी हुई थी। राउंड तो पूरा हो ही चुका था। अंतिम क्लास नर्सरी डी के सामने से गुजरी तो यूं ही एक नजर मारने अंदर भी चली गई। नई टीचर रमोला रंजन स्टूल पर चढ़ी आसमान में उड़ती चिड़ियों के कटआउट्स थंब पिन से बोर्ड पर टांग रही थी, जो नीचे से उसकी क्लास परिचारिका उसे एक एक कर पकड़ाती जा रही थी। उस नई उत्साही टीचर ने अपने क्लास का डिस्प्ले बोर्ड चमकाने के लिए छोटी छोटी सजीली रंगीन कतरनों से पूरा बोर्ड भर दिया था।
नीला आकाश, सफ़ेद बादल, उनके बीच से झांकते हुए गहरे नारंगी गोल गेंद जैसे सूर्यदेव, हल्के नीले रंग की बहती हुई नदी, पंख खोले लंबी उड़ानें भरती हुई काली चिड़ियाएं, नीचे ढेर सारी धानी हरी हरी नन्ही धूप, उसके बीच बीच में गहरी हरी लंबी लंबी नुकीली जंगली पत्तियां और लताएं, हर रंग और विभिन्न आकार के फूलों, पत्तियों और फलों से सजा खूबसूरत सा बगीचा, और उसमें एक कोने पर बनी छोटी सी प्यारी सी झोपड़ी, कुआं, उफ, क्या क्या नहीं था वहाँ। टीचर्स टेबल पर भी ढेर सारी रंग बिरंगी कतरनें, बड़ी छोटी कैंचियाँ, टेप, गोंद सब बिखरे पड़े थे। टीचर्स टेबल के अलावा ज़मीन पर भी कुछ रंगीन कागज़ के सेब, केले, पपीते, अमरूद इधर उधर उड़ रहे थे। नर्सरी और केजी के नन्हे मुन्नों की कई टीचर्स तो स्वयं भी नन्ही मुन्नी सी ही लगती थी। उनसे तो मुझे भी कई बार लाड़ प्यार से समझा कर ही काम करवाना पड़ता था। जब स्कूल सिर्फ टीचर्स के लिए खुलता है तब उनके लिए ड्रेस कोड की कोई पाबंदी नहीं होती। हल्के गुलाबी टॉप, नीली जीन्स और सफ़ेद स्पोर्ट्स शूज़ में ऊंचे स्टूल पर मस्ती में चढ़ी यह नई टीचर मुझे खुद एक छोटी सी बच्ची लग रही थी। इंटरव्यू वाले दिन तो मैं अपने कड़क प्रिंसिपल मैडम वाले अवतार में ही थी। तब तो औपचारिक बातें ही हुई थी इनसे। मैं बैठ गई क्लास के अंदर जाकर एक नन्ही कुर्सी पर ही। टीचर की कुर्सी तो दी नहीं थी मैंने क्लासेस में। उसने पलट कर मुझे देखा और अरे मैडम आप, कहती हुई छलांग लगाकर धम्म से नीचे कूद आई और मुस्कुराती हुई मेरे पास ही एक कुर्सी पर बैठ गई। अनौपचारिक लहजे में मैंने उसके घर परिवार के बारे में बातें शुरू कर दी। उसने बताया अभी साल भर पहले ही उसकी शादी हुई है, लव मैरिज है, ससुराल सूरत में है और मायका यहीं गुड़गांव में है। घर में पापा और एक छोटा भाई है। माँ तो उसके बचपन में ही ईश्वर के पास चली गई थी। तब से पापा ने ही उन दोनों को पाला है। पापा दोनों को बहुत प्यार करते हैं और उन्हीं के लिए उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं करी। ये भी पता चला कि यहाँ उसका घर मेरे घर के रास्ते में ही पड़ता था और काफी पास था। मैंने उसे उसका डिस्प्ले बोर्ड दिखाते हुए प्यार से समझाया कि खाली जगह का भी अपना बहुत अधिक महत्व है। किसी भी चीज का या किसी भी भराव का सौंदर्य तभी दिखाई दे पाता है जब उसके आसपास की जगह थोड़ी खाली हो। बोर्ड को पूरा भर देने से यह समझना मुश्किल हो रहा है कि क्या चीज कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म हो रही है। खासकर एक 3 वर्षीय दिमाग के लिए तो यह काफी मुश्किल होगा। मैंने कहा कि बोर्ड से चीजें कम कर बीच बीच में थोड़ी खाली जगह छोड़ दे, तब देखे उसकी सुंदरता कितनी बढ़ जाती है। वह मेरी बातें खुश होकर समझ रही थी और ऐसा ही करती भी जा रही थी। फिर मैं राउंड समाप्त कर अपने कमरे में चली आई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही रमोला फिर मेरे पास आकर बड़े ही आग्रह से मुझे अपनी क्लास में ले गई। मैंने देखा अब एक बोर्ड पर सिर्फ आकाश का दृश्य था। बोर्ड पर बादल, सूरज, कुछ चिड़ियाएं और एरोप्लेन दिख रहे थे। दूसरे बोर्ड पर सिर्फ फल थे और तीसरे बोर्ड पर धरती यानी झोपड़ी, नदी और घास दिखाई गई थी। चीजों के बीच में खाली जगह थी। सभी बोर्ड्स काफी खूबसूरत दिख रहे थे और एक नन्हे जिज्ञासु मस्तिष्क को आसानी से अपनी ओर आकृष्ट कर सकते थे। वह बार बार दूर जाकर अपने बोर्ड्स को देखती और खुश होकर मुझे बार बार थैंक यू मैडम भी बोलती। उसका सहज सरल भोलापन अच्छा लगा था मुझे। रमोला इतनी सहजता से छोटी छोटी बातें मुझसे पूछ रही थी कि मेरा दिल भी इस बिन माँ की बच्ची के प्रति ममता से भर उठा था। हम बातें करते रहे, एक प्रिंसिपल और एक टीचर की तरह नहीं, शायद एक माँ और उसकी अनाड़ी बेटी की तरह जो नई नई गृहस्थिन बनी थी। मैं उसे बताती रही कि हर क्षेत्र में हर चीज के आसपास थोड़ी सी खाली जगह, जिसे तुम लोग स्पेस कहते हो, होना जरूरी है। जैसे रसोई में दूध उबालते समय अगर तुम पतीले में पहले से ही दूध ऊपर तक भर दोगी तो दूध उफनते समय बाहर गिर जाएगा, क्योंकि खौलते समय उसे ऊपर आने के लिए स्पेस चाहिए।
खाली जगह चाहिए। भले ही बाद में वो फिर नीचे बैठ जाता है। वह उत्साहित होकर बोली, ओह नाउ आई अंडरस्टैंड। इसीलिए मैडम जब मैं आटा मारती हूँ तो सोचती हूँ कि 2 ही लोगों भर का तो आटा मारना है और मैं एक छोटे से डोंगे में मारने लगती हूँ, तभी मुझे इतनी मुश्किल होती है। आटा बार बार साइड से नीचे गिरता है, उसको उठा उठा के फेंकती हूँ और अच्छी तरह से चिकना आटा भी नहीं मरता और फिर मुझे सफाई भी करनी पड़ती है। उसकी इस तरह की बातें सुनकर मैं भी उसे सिखाने के मोड में आ चुकी थी। हाँ, इसी तरह कॉपी में लिखते समय बाईं ओर हम थोड़ी खाली जगह छोड़ते हैं ना, जिसे हम मार्जिन कहते हैं। सोचो यदि पेज में शुरू से अंत तक लिखा हुआ हो तो देखकर कैसा लगेगा। उसे पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी क्या? उसने समझदारों की तरह सिर हिलाया। फिर तो यह नित्य का ही एक मजेदार खेल सा हो गया था हमारे बीच। किसी दिन मौका देख बताती, मैम आज मैंने सब्जी बड़ी कढ़ाई में छौंकी, पता है इतना मजा आ रहा था बड़ी कढ़ाई में कलछी से सब्जी को हिलाने में कि मैं उसे हिलाती ही जा रही थी। इतनी अच्छी तरह से भून गई थी ना भिंडी मैम, रंजन को बहुत पसंद आई। थोड़ी सी खाली जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना मैम। मैं प्रशंसा भरी दृष्टि उस पर डाल देती तो वह बच्चों से खुश हो जाती। मेरी जरा सी सलाह एक मात्र विहीना कन्या को उसकी गृहस्थी संभालने में छोटा सा योगदान दे रही है, सोच कर ही मुझे खुशी होती। 2 दिन से मैं नोटिस कर रही थी रमोला चुपचाप अपने काम में लगी थी। सबसे सिर्फ जरूरत भर की ही बातें कर रही थी। वह महीने का दूसरा शनिवार था। उस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है, पर टीचर्स स्कूल आती हैं थोड़ी ही देर के लिए। छुट्टी के समय सारी टीचर्स निकल चुकी थीं। मैं भी घर जाने की तैयारी में थी कि तभी रमोला ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोल धीरे से अंदर झांका। शायद अब तक वो सबके जाने की ही प्रतीक्षा कर रही थी। अंदर कोई नहीं है यह देख वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई। हमेशा शौकी से मुस्कुराने वाला चेहरा कुमलाया हुआ था। मेरे जरा से लाड़ से पूछते ही कि क्या हुआ, रमोला की आंखें डबडबा आई थी। वह मुझसे बड़े ही व्यथित स्वर में अनुरोध कर रही थी कि यदि संभव हो तो घर जाते समय मैं कुछ देर के लिए उसके घर होती हुई जाऊं। स्वर की कातरता और आंखों से बरसती अश्रुधार से ही मामले की गंभीरता को समझा जा सकता था। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने अपनी कार में उसे बैठा लिया और कुछ देर बाद ही उसके घर के ड्राइंग रूम में बैठी थी। यह 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट था, पर सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा हुआ था। रमोला और उसका पति रंजन सामने बैठे थे। आंखों से लगी हुई सावन की झड़ी को अपने हाथों से पोंछते हुए रमोला विस्तार से सब बातें बता रही थी। मैम, रंजन आजकल बहुत खींचने लगा है, बात बात पर कहता है दूर रहो। जब मैं कमरे में जाती हूँ तो वहां से उठकर दूसरे कमरे में चला जाता है। कभी कहता है हर समय क्यों मेरी जान लिए रहती हो। कल तो उसने यहाँ तक कह दिया कि कुछ दिन के लिए मायके क्यों नहीं चली जाती। मैं जानती हूँ मैम, अब ये किसी और को चाहता है। और यह कहने के साथ ही वह फपक पड़ी थी। उधर रंजन सिर पर हाथ रखे असमर्थ सा बैठा था। उसके साथ यह मेरी पहली मुलाकात ही थी और जिन परिस्थितियों में हम मिल रहे थे उनसे मैं समझ सकती थी कि मेरे साथ साथ रंजन के लिए भी काफी अजीब सी स्थिति थी। सच कहूँ तो रमोला की अंतिम बात सुनकर मुझे लगा कि मामला वास्तव में गंभीर है। न चाहते हुए भी मैं अब इस मामले में इन्वॉल्व हो चुकी थी। मुझे उसके लिए दुख हुआ। टेंशन में तो मैं भी आ गई थी उसकी बात सुनकर, पर इतनी बड़ी बात की सत्यता को परखना भी जरूरी था। विशेषकर मैं रंजन का वर्जन भी खुद उसके मुंह से ही सुनना चाहती थी, जो उसने विस्तार से बताया भी। इस सब के बाद हम तीनों के बीच हुए ढेर सारे संवादों, प्रश्नों, प्रतिप्रश्नों, प्रत्युत्तरों और अन्य रोने धोने, चीखने चिल्लाने जैसे क्रियाकलापों के बाद जो सत्य उजागर हुआ वह कुछ इस तरह से था। इस 1 बेडरूम फ्लैट में रहने वाले थे बस ये 2 प्राणी, रमोला और रंजन। रंजन का ऑफिस
दूर नोएडा में होने के कारण उसे सुबह घर से काफी जल्दी निकलना होता था। 4 लोगों संग कारपूल में आने जाने का नियम था उसका। वापस आते आते रात हो जाती थी। ऑफिस में भी काम का अधिक बोझ था उस पर। इस समय रंजन थोड़ी शांति चाहता था। सारे दिन लोगों से घिरे रहने वाले रंजन को लगता था कि घर आकर थोड़ी देर उससे कोई बात ना करे। उसे थोड़ा खाली समय, आजकल की भाषा में पर्सनल स्पेस चाहिए होता था। पर थका हुआ पति जब घर पहुंचता तो उसे मिलती थी अपनी थकान उतार चुकी, ताजगी से भरी हुई और बेहद प्यार करने वाली पत्नी, जो सहानुभूति और अपनी देखभाल से पति की सारी थकान उतार देना चाहती थी। चाय पियोगे? नहीं। अच्छा तो कॉफी पी लो। नहीं। अच्छा तो फिर लस्सी बना देती हूँ। उससे ऑफिस की बातें पूछती। बॉस बहुत चिल्ला रहे थे क्या आज? बेबी तुम परेशान मत हो, देखना सब एकदम ठीक हो जाएगा। प्रेमिका पत्नी लाड़ से पति का सिर सहलाना चाहती। मेरा जॉनी बहुत थक गया, आओ मैं सर दबा दूं। पर मानसिक और शारीरिक श्रम के अलावा नोएडा और गुड़गांव के बीच की लंबी उबाऊ यात्रा से बुरी तरह से थके पति को थोड़ी देर के लिए शांति की दरकार होती। इस असमय प्रेम वर्षा से खींच उठता था रंजन। उसे लगता था कि कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़ दिया जाए, कोई उससे बात ना करे। हालांकि रंजन की रमोला के प्रति निष्ठा और प्रेम पर संशय नहीं किया जा सकता था, पर उस समय उसे पत्नी के लाड़ दुलार से परेशानी हो जाती थी। दूसरे घर में हर समय का एक दूसरे का साथ और रमोला की रंजन से अधिकाधिक अपेक्षाएं उसे खिजा भी देती थी। देखो बेबी, प्रॉमिस तो तुमने पिछले हफ्ते घुमाने का किया था, पर तुम बराबर देर से आए इसलिए मैं कुछ नहीं बोली, पर अब आज तो जा सकते हैं ना डिनर करने बाहर। जैसे बोलों से आए दिन रंजन का सामना होता ही रहता था। झींक कर एक दिन वह बोल उठा था, तुम कुछ दिन मायके क्यों नहीं हो आती हो? रंजन का इस तरह का कोई भी अनुरोध निष्ठावान रमोला को अपमान के दंश दे जाता। इसी दिनचर्या के लगातार 5 दिन के थके हुए रंजन को ऐसे कुछ समय की बुरी तरह से दरकार थी जब वह बिल्कुल अकेले हो, जब कोई उससे बात ना कर रहा हो। ऑफिस में या रास्ते में इस पर्सनल स्पेस का मिलना संभव नहीं था। घर में अपनी समर्पिता जीवन संगिनी को भी वह दुखी नहीं करना चाहता था। इस सब के चलते एक दिन रंजन ने एक अजीब सा, कुछ मजेदार सा कदम उठा लिया। उसे पता था रमोला अपने स्कूल के लिए घर से लगभग 8 बजे निकलती है। वह रोज की तरह घर से ऑफिस के लिए 7:15 बजे सुबह निकल गया। फिर रमोला के घर से निकलने के बाद अपने साथियों से कुछ बहाना बनाकर वह घर वापस आ गया। प्लान उसका सिर्फ इतना सा ही था कि आज अपने घर में थोड़ी देर चुपचाप अकेले पड़ा रहेगा या अपनी नींद पूरी करेगा। कुछ घंटे अपने घर में शांति से बिताकर रमोला के घर आने से पहले ही वह ऑफिस चला जाने वाला था। अब इसे किस्मत की मार कहें या रंजन का दुर्भाग्य कि उसी दिन रमोला को स्कूल में तेज सिरदर्द होना था और करीब घंटे भर बाद ही उसे छुट्टी लेकर घर आ जाना था। घर पहुंचकर जब रमोला ने रंजन को घर में पड़े देखा तो उसकी हालत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। पहले तो वह घबरा गई कि कहीं रंजन की तबीयत तो नहीं खराब है, पर रंजन ने बताया कि वह बस थोड़ी देर शांति से आराम करने के लिए घर आया था। ऐसे में रंजन की दी हुई किसी भी सफाई को रमोला मानने से इनकार कर रही थी। उसे ये अंदेशा था कि जरूर रंजन का प्लान उसके पीछे किसी और को भी घर बुलाने का था, जो रमोला को देख उसने कैंसिल कर दिया है। दोनों में काफी बहस और देर तक तू-तू मैं हुई और आज वह मुझे स्कूल से अपने साथ घर ले आई थी। हालांकि मुझे हर तरफ से रंजन के ही निर्दोष होने के प्रमाण मिल रहे थे, पर रमोला का शक भी निराधार नहीं कहा जा सकता था कि कौन आदमी इस तरह अपने ही घर में चोरी से घुसकर सोता है। मेरी अनुभवी आंखों ने भांप लिया था कि मामला यहाँ भी खाली जगह यानी
पर्सनल स्पेस का ही था। रमोला से मैंने दूसरे कमरे में जाकर बात करी। कोशिश थी उसे समझाने की कि जीवन के इस पहलू में भी खाली जगह की बड़ी भूमिका है। यदि वह निष्पक्ष होकर सोचे तो वास्तव में रंजन को शांति का समय या अकेलापन कभी नहीं मिल पाता है। रास्ते में और ऑफिस में सहकर्मियों का संग बना ही रहता है, घर आने पर तुम्हारा साथ होता है। मेरा इतना कहना आग में घी डालने का काम कर गया। अरे मैम, तो क्या मैं इसलिए अपना घर छोड़कर चली जाऊं? रमोला विस्फारित नेत्रों से मुझे देख रही थी। मैंने कहा, नहीं, मेरी बात का मतलब सिर्फ यह है कि थोड़ी देर के लिए तुम दोनों का अलगाव भी ज़रूरी है। अगर किसी समय वह तुम्हारा साथ नहीं चाहता है, जिसके कई कारण हो सकते हैं, तो मत जाओ उसके पास। थोड़ी देर उसे उसका पर्सनल स्पेस दे दो, फिर देखना थोड़ी देर बाद ही वो खुद ही चला आएगा तुम्हें ढूंढता हुआ। रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी खाली जगह की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि रंजन तुम्हें प्यार नहीं करता, वह तो तुम्हारे लिए उसकी आंखों से ही छलक रहा है, पर इसके बावजूद किसी समय ऐसा भी हो सकता है कि वह तुमसे बात ना करना चाहे, और स्थिति ठीक इसके विपरीत भी हो सकती है। मतलब तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि तुम कुछ देर के लिए शांति से अकेले रहना चाहो। अभी भी रमोला के लिए यह स्वीकारना मुश्किल था कि रंजन को उससे भी दूर रहने का मन हो सकता है। वह तो उसे प्यार भी करती है, उससे घर का कोई काम करने को भी नहीं कहती, सिर्फ उसकी मदद करना चाहती है। दूसरी बुरी पत्नियों की तरह उसे परेशान भी नहीं करती, तो वह ऐसा कैसे सोच सकता है? मैंने फिर समझाया, रमोला, एक दूसरे से कुछ देर के लिए अलग रहने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करते, पर हर समय एक दूसरे का साथ उबा सकता है। उसकी स्थिति को समझो, उसे तुम्हारे जैसा चेंज या खाली समय नहीं मिल पाता, पर स्वस्थ और खुश रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और अब मेरे लिए यह कहना भी ज़रूरी था कि सोचो रमोला, यदि तुमने उसे पहले ही उसका पर्सनल स्पेस दिया होता तो क्या उसे तुमसे छिपकर अपने ही घर में चोरों की तरह आने की आवश्यकता होती? वह तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। खुश नसीब हो तुम कि वह तुमसे इतना प्यार करता है। इतना बोलकर रमोला को उसके विचारों में ही गुम छोड़कर मैं बाहर आ गई थी। रंजन ड्राइंग रूम में अभी भी वैसे ही बैठा था, आंखें बंद थी। मुझे लगा कि अभी इन दोनों को एक दूसरे के संग छोड़ देना ही सही है। मैं चुपचाप घर चली आई। सोमवार को सुबह मुझे मेरी मेज़ पर रखा हुआ एक सुंदर सा बुके मिला। साथ में था एक थैंक यू कार्ड जिस पर भेजने वाले का नाम लिखा था रमोला विद रंजन। मैं कार्ड पढ़ ही रही थी कि लगा कोई मेरे सामने आ खड़ा हुआ था। सिर उठाकर देखा तो फिर से वही शोक मुस्कुराता हुआ चेहरा लिए रमोला मेरे सामने खड़ी थी। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई कही अनकही लेकर। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।